नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे कि पीएम ने जब विपक्ष पर निशाना साधा तो एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। 7 साल को लेकर के चर्चा की गई। 2014 से पहले हुए घोटालों के आंकड़े पर भी पीएम मोदी ने एक बार नजर सबकी सामने ला दी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले पहुंच के कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना भी साधा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे। 9 साल में करीब 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा गया। गन्ने का मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। ऐसे तमाम आंकड़े थे जिनसे पीएम मोदी ने गिनवा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वो वक्त गया जब भ्रष्टाचार के आंकड़े उजागर होते थे। वो वक्त गया जब पूरी तरीके से हर चीज में, अपराध में या तमाम चीजों में, आंकड़ों में हमारा देश आगे था। आज हमारे देश में विकास के आंकड़े आते हैं। आज पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि अब आंकड़े विकास के सामने आते हैं। फिलहाल हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विकास पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राज शर्मा जी, जब पीएम मोदी महाराष्ट्र दौरे पर गए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पहले जो आंकड़े आते थे वो भ्रष्टाचार के आते थे, अपराध के आते थे। अब जो आंकड़े आते हैं सिर्फ और सिर्फ विकास के आंकड़े आते हैं। नया जी, मैं एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि वो छाछ में नहीं बैठे, छन्नी में बैठे जिसमें बात कर छेद, और वो कोई सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नहीं रह गए। अब देश जानने लगा। मैं इसमें दो राय नहीं कि जब सन 2014 में वो आए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, 13 में जब आए थे उन्हें, तो भी एक बात होती। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना दिया होता तो आज प्रधानमंत्री इस तरह प्रधानमंत्री ना बेचते, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री ना बन पाते। अब रह गई बात प्रधानमंत्री जी कहने की कि तब भ्रष्टाचार होता था। अरे छोड़ो उन बातों को। अभी आप सीट में हो, चोर भी आपका, सिपाही भी आपका, आईजी भी आपका, डीआईजी भी आपका, इसलिए अभी आप ईमानदार दिख रहे हो। लेकिन याद रखना, जब सन 2024 में आप सत्ता से उतरोगे तो निश्चित रूप से मान लेना कि आपका भ्रष्टाचार ऐसा होगा जो विश्व में ना हुआ, न भूतो न भविष्य। पीएम मोदी जब महाराष्ट्र दौरे पर गए तो उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से अब भ्रष्टाचार के आंकड़े खत्म हो चुके हैं। अब आंकड़े आते हैं और विकास के आते हैं। अभिराज शर्मा जी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया पूरी स्पष्ट कर दी और आपसे सवाल भी पूछा है, दीजिए जवाब। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजादी के बाद से इस देश को पहला जीत घोटाला देने वाली कांग्रेस, मुझे लगता है कि घोटाला कांग्रेस कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं हमेशा से कहता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अगर धोखे से जनता ने कांग्रेस को पुनः मौका दे दिया होता तो ये मान लीजिए कि ये देश आज घोटालों का अमृत महोत्सव मनाता, आजादी का अमृत महोत्सव नहीं मनाता। कारण कि मुझे लगता है कि कांग्रेस घोटाला कांग्रेस पार्टी है और ये हम सब पूरा देश जानता है, चाहे कितनी भी सफाई दे लें, चाहे कितनी भी बातें कर लें, क्योंकि इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी किस केस में बेल पर हैं, ये मुझे अभी राज शर्मा जी बताएंगे कि वो कौन सा केस है जिसमें वो बेल पर हैं। उनकी माता जी और अरे सर, अब बीच में बोलने लगे सर, वो बीच में बोलने लगे। स्नेहा जी, राज शर्मा जी, विकास जी ने बिल्कुल नहीं बोला था। अरे तो गुस्सा तो मत हो। ठीक है, ठीक है। राज शर्मा जी पक्ष सुनिए विकास जी का, फिर अपनी बारी में रखिएगा अपना पक्ष। जी विकास जी। मुझे लगता है कि अभी हमारे कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ये बताएंगे कि राहुल गांधी जी और उनकी माता श्री किस केस में बेल पर हैं। ये पूरे देश को अभी यहाँ पर बता करके जाएंगे। घोटालों का अमृत महोत्सव मनाने के प्रयास में जो कांग्रेस लगी थी उसे जनता ने बहुत करारा झटका दिया है। इसी का कारण है कि आज कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की मनोस्थिति आप
देख सकते हैं कैसी हो गई, दीवा स्वप्न देख रहे हैं। और आप इस इत्तेफाक देखिए, लालू यादव से लेके जिनके लिए राहुल गांधी जी ने दूसरी यूपीए सरकार में अपने दरवाजे बंद कर दिए थे ना इतने जी, आपको याद होना चाहिए, यूपीए 2 में लालू यादव जी को शामिल नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि वो घोटालों में आरोपी हो गए थे, उनके ऊपर चारा घोटाला का और लैंड घोटाले का आरोप था। लेकिन क्या हुआ कि आज वही लालू यादव जी पवित्र हो गए। क्यों? सत्ता तक जाना है साहब, तो सत्ता के लिए तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ करेगी, चाहे वो देश की बदनामी करने से उन्हें सत्ता मिले, चाहे देश की अखंडता और अस्मिता पर चोट करने से सत्ता मिले, चाहे घोटालेबाजों का साथ लेने से सत्ता मिले, और चाहे आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाने से सत्ता मिले। वो सब कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए करेगी, जो एक सभ्य राजनीतिक दल कभी नहीं करता। ये एक उदाहरण मात्र है। दूसरी चीज, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को कई चीजों को ये समझना चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि इस फर्रुखाबाद में कितने डॉक्टर हैं और क्या क्या हुआ। आपको श्रीमान जी मैं बता दूं, आप कभी आइए लोहिया, घूम करके आइए। मुझे लगता है 2012 से 17 तक और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कभी हॉस्पिटल की हालत नहीं देखी थी। और सरकारी हॉस्पिटलों की हालत अगर पूछनी है तो कोरोना काल में जूझते इस देश से पूछिए कि जब वही सरकारी डॉक्टर आप सबके लिए, हमारे लिए भगवान बन करके आए। इस देश में, मैं बता देता हूं मानगी के तौर पर आपको, 2014 में इस देश के अंदर मेडिकल कॉलेजों की संख्या केवल 387 थी, 387। नोट कर लिए राज जी, नोट कर लीजिए। और अब बढ़कर 692 हो गई है, लगभग 100% हाई, 100% से ज्यादा हमने ग्रोथ देकर के दिए मेडिकल कॉलेज में। ये मैंने स्वास्थ्य का आंकड़ा दिया है जो आपके गले नहीं उतरने वाला है, कारण कि आप तो घोटालों वाले पार्टी के लोग हैं, आपको तो हर समय हर जगह घोटाले दिखते हैं। दूसरी चीज, अभी नरेंद्र मोदी जी को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कि कह रहे थे कि जब सरकार जाएगी तो इतने घोटाले निकलेंगे, इतना वो करेगा। ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश यादव जी अपने लोगों से कह रहे थे कि लिस्ट बना लीजिए भाजपाइयों की, हमारी सरकार आएगी तो पुलिस वालों को सही कर देंगे, भाजपाइयों को जेल भेज देंगे। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी आपके नाक के नीचे गुजरात के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। राज जी, मैं आपको चैलेंज कहता हूं कि आप एक भी घोटाला बता दीजिए जो गुजरात में आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगा पाए हो। एक भी घोटाला, केंद्र में आपकी सरकार थी और राज्य के मुख्यमंत्री थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक भी घोटाला लगा लीजिए। ये मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, ये बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की, जो आज ये उल जलूल की बातें कर रहे हैं और जनता अब इनसे किनारा कर चुकी है। मैं फिर कहूंगा आपको कि ये सब घोटालों को बचाने वाले लोग हैं। एक यही नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद और घोटाले को संरक्षण देने के लिए जो इंडिया जैसे पवित्र नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, साफ नीयत और सही विकास, और उसी की परिणति से भारतीय जनता पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। मैं और पूरा देश का आम जनमानस इस बात के लिए आश्वस्त है कि हम तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं। तो सत्ता भूल गया हो देश। बेल, इधर सुन लीजिए, मैं बेल की तो बात ही नहीं कर रहा। आपके नेता अरे सर, बेल किस केस में गए बता दीजिए ना, पार रह नहीं रहे, बता दीजिए ना किस केस में बेल पर गए। तड़ी पार रह ही नहीं रहे, नहीं आती है। घोटालों की सरकार चलाई है आपने और हम नहीं। आपकी सरकार में कैग की रिपोर्ट आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था। जो कुर्सी 5,000 रुपए में मिल जाती थी उसका किराया आपने 15,000 दिया। ये हमने नहीं कहा, ये कैग ने कहा। 1,76,000 करोड़ रुपए का आपने कोयला घोटाला किया, ये हमने नहीं कहा, ये कैग ने कहा आपकी सरकार में, ये कैग ने कहा। आप कह दीजिए कि आपकी सरकार में कैग। विकास जी धन्यवाद। अभिलाष शर्मा जी ने कई सवाल खड़े किए और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के उस स्टेटमेंट को भी गलत बता दिया जिसमें पीएम ने कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ विकास के आंकड़े सामने आते हैं। ठीक है, मैं अभी बताए दे रहा हूँ जी। बड़े काबिल प्रधानमंत्री दिए हैं पिछले शासनकाल में कांग्रेस पार्टी ने। आपको याद दिला दूं मैं कि इतिहास में अगर भारत में सबसे ज्यादा महंगाई हुई तो 1993 में तत्कालिक हमारे काबिल प्रधानमंत्री, तत्कालिक विदेश मंत्री, वित्त मंत्री थे और उनके शासनकाल में 13% से ज्यादा महंगाई थी। और सौभाग्य देखिए उनका
कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी इस देश में सबसे ज्यादा महंगाई उन्हीं के शासनकाल में हुई। इतिहास में दर्ज है, आंकड़े बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा राज जी और स्नेहा जी, आप भी तस्दीक कर लीजिएगा। ऐसे प्रधानमंत्री दिए। अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री झंडी दिखाते हैं। सौभाग्य इस देश का, इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री तो है जो आज झंडी दिखाता है, आज डंके की चोट पर अपनी बात रखता है। कम से कम ऐसा प्रधानमंत्री तो नहीं है। सोनिया गांधी किस नाते झंडी दिखाती थी, ये पूरे देश को आज राज्य को बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा तमगा सोनिया गांधी जी को हासिल था कि जिसकी वजह से पूरे देश को सरकारी योजनाओं को वो झंडी दिखाया करती थी, उद्घाटन करती थी। और ये भी बता देना चाहिए कि आखिर वो कौन सा धंधा था सोनिया गांधी जी का कि जिसके बल पर वो इस विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई। यह भी पूरे इस देश को बताए वो। अलबत्ता दिक्कत कहाँ पे, मैं स्नेहा जी बता रहा हूँ जी। ये परिवारवादी लोग हैं और परिवार वंदना में विलीन लोग हैं। इन्हें केवल आजादी के नाम पर दो नाम याद आए और दुर्भाग्य देखिए वो दोनों नाम गांधी नेहरू परिवार के। मैं हमेशा से कहता हूँ स्नेहा जी कि ये वो लोग हैं जो परिवार के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। कहीं ये मत कह दीजिएगा राज जी कि मेरा घर बनाने में गांधी नेहरू परिवार का योगदान है। ये मत कह दीजिएगा कहीं भूले थे भी देश को बनाने में। अब राज जी डरिए मत, मुझे मालूम है मैं बोलूंगा तो डर जाएंगे आप। डरिए मत, कोई बात नहीं। मैं अभी जब बोलूंगा तो आप डर जाएंगे। शर्मा जी, राज शर्मा जी, विकास जी का पक्ष सुनिए, उसके बाद अपना पक्ष रखिएगा। डरिए मत। मुझे और पूरे देश को आपने ये नहीं बताया अभी तक कि राहुल गांधी जी और उनकी माता श्री, अरे सर सुनिए, डरिए मत भाई। ये बता दीजिए, अच्छा ये बता दीजिए राहुल गांधी जी और उनकी माता जी किस केस में बेल पर है, जरा बता दीजिए। विकास जी का पक्ष सुनिए, उसके बाद अपना पक्ष रखिएगा। नहीं, इन्होंने ये कहा आप डर रहे तो ठीक है, तो आपने भी बहुत कुछ कहा है, उन्होंने भी तो सुना। नहीं, मैंने अरे सुना कि नहीं सुना? राज शर्मा जी फिर मुझसे मत कहिएगा कि स्नेहा जी विकास जी को रोकिए। बोलिए विकास जी, बोलिए राज शर्मा जी। विकास जी ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आपकी सारी बातें सुनी थी। आपने जितने सवाल उठाए थे सब उन्होंने सुना, और जब वो जवाब दे रहे हैं तो आप कहेंगे अभी जवाब दे नहीं रहे हैं, और जब वो जवाब दे रहे हैं तो आप सुनेंगे नहीं। ये मुझे तो अभी आपने कम सवाल पूछे हैं क्या? जवाब उनके ले लीजिए, फिर उनसे कहिएगा कि ये बताइए। क्विज नहीं चल रहा है, जवाब सुनिए। जी विकास जी बताओ। मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी 2009 में, सन 1996 के बाद देश की जीडीपी अगर सबसे कम हुई है तो वो 2009 में 3% महज देश की जीडीपी की वृद्धि दर्ज की गई, सबसे कम जीडीपी। और 2009 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन था, ये राज्य देश को बताएंगे अभी हम सबको। दूसरी बात, सरकारी ऋणों में वृद्धि सबसे ज्यादा कांग्रेस के 2004 से लेकर के 14 के शासनकाल में 208% से ज्यादा दर्ज की गई कांग्रेस के शासनकाल में। खुदरा महंगाई दर सबसे ज्यादा 2010 और 11 और 12 में 10% से भी ज्यादा रही है, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में। ये मुझे लगता है कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए इतना पर्याप्त है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आपको 2014 में इस देश में केवल 16 आईआईटी थे और आज बढ़कर के 23 आईआईटी हो गए। 60 साल में आपने केवल 16 आईआईटी दिए थे और हमने 23 आईआईटी किए हैं। हमने क्या किया ये आप देश से पूछिए, देश की जनता आपको बताएगी। हमने 80 करोड़ लोगों को इस कोरोना काल में भूखे नहीं सोने दिया, ये हमने कर करके दिया। आपकी तो बहन प्रियंका गांधी जी ने बसों की लिस्टों में स्कूटर और टेम्पो और टैक्सियों के नंबर भेज दिए थे। ये कार्य पद्धति है आपके कांग्रेस पार्टी की कार्य करने की, कि काम करने को दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे और ये भूल जाएंगे कि वो नंबर बसों के नहीं, टैक्सी के और विकास जी, स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी राज शर्मा जी ने सवाल खड़ा किया था। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको जी। हम पहली चीज आप ये समझिए कि जिस देश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का ध्यान पूर्ववर्ती सरकारों को रखना चाहिए, आपने नहीं रखा। मैंने अभी उदाहरण के बतौर आपको बताया कि इस देश में आजादी के बाद से केवल 387 कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेजेस थे। मेडिकल कॉलेजेस से ही तो डॉक्टर निकलेंगे ना राज शर्मा जी। आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? आपका तो ध्यान घोटाले करने की तरफ था। आप कैसे पैसा पैदा कर सके और कैसे विदेशों में काला धन जमा कर सके, आपका तो ध्यान वहां था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज करते हुए 692 मेडिकल कॉलेज हो गए आज, 692, लगभग 100%। जितने आपने आजादी के बाद बनाए उतने हमारी सरकार ने 9 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बना करके दिए। ये आपके चश्मे से नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, देश में यूनिवर्सिटी की बात करिए, 2014 तक इस देश में 723 यूनिवर्सिटी
2023 में बढ़कर के 1472 यूनिवर्सिटी है, लगभग डबल से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने डेवलप करके दी। विकास जी, देखिए, रोजगार को लेकर के जहां तक कांग्रेस पार्टी की आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निकल करके हम आगे आए। दूसरी चीज ये है कि रोजगार को जब हम बात करते हैं तो आप ये भी देखिए कि हमने स्टार्टअप्स को बड़ी संख्या में खड़ा करने का काम किया। क्या स्टार्टअप से रोजगार डेवलप नहीं होता है? ये चीजें समझने का विषय है स्नेहा जी। और मैं फिर कहता हूं आपको कि मुझे कांग्रेस पार्टी ये बता दे कि इतनी विपरीत वैश्विक परिस्थितियां कभी कांग्रेस के शासनकाल में अगर रही हो तो मुझे बता करके जाएं। एक तरफ रशिया और यूक्रेन लड़ रहा है, दूसरी तरफ इजराइल में बाढ़ स्टार्ट हो गई है, तीसरी तरफ घोर मंदी, कोरोना की मंदी का भी असर है। तो इन सब विषम परिस्थितियों में अगर किसी सरकार ने आज हम सबको खड़ा रखा है और हम सबको सुचारू विकास दर को बनाए रखा है तो वो नरेंद्र मोदी जी की कार्य पद्धति की बदौलत हुआ है। दूसरी चीज, अभी विदेश नीति को लेकर के बड़ी बात कर रहे थे। इनकी नजर में तो विदेश नीति जानते हैं स्नेहा जी क्या होती है? चाइना से चंदा लेकर पार्टी चलाना ही इनके लिए विदेश नीति का अच्छा उदाहरण है, जो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, इसलिए इनकी नजर में विदेश नीति बेकार है। आज भारतीय सुरक्षित, इजराइल हो चाहे यूक्रेन हो, भारतीय आज सुरक्षित निकल करके आते हैं और युद्ध विराम होता है भारतीयों के लिए। ये है हमारी विदेश नीति का परिणाम, जो कांग्रेस के चश्मे से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये गड्ढा खोदने वाले लोग हैं, इन्हें हर जगह गड्ढा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा गड्ढा है। जो आम आदमी जीडीपी, खुदरा, मुद्रा ये नहीं जानता है। आम आदमी, मेरे जैसा साधारण इंसान, आप जैसा बड़ा आदमी कि दालें 250 रुपए किलो बिकवा दी आपने और 40,000 टन डालें आपने बोर्ड में चढ़वा दी। ये जानता है ना आम आदमी, ये जानता है आम आदमी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार छोड़ी 36 रुपए लीटर पेट्रोल था और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो 81 रुपए पेट्रोल हो गया। ये जानता है ना आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी जानती है ना, आम आदमी ये जानता है ना। आम आदमी ये भी जानता है कि जब हिमाचल में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में महंगाई का रोना रोती है और जब हिमाचल में सरकार आती है तो 3 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा देती है। आम आदमी ये तो जानता है ना। ठीक है विकास जी, हमने तो बहन बोला, क्या बहन बोलना खराब बात है? बहन बोलना खराब बात है? बहन खराब बात है ना। आपके कई बाप होंगे इसलिए आप ऐसा बोलते हैं, आपके कई बाप होंगे। का फुल फॉर्म बताओ, वो बोलो जो अच्छा लगे। अब एक शब्द को 300 दिन बोलोगे तो अच्छा नहीं है ना। विकास जी, राजीव मुद्दे पे आइए। आप कहोगे बहन, आपकी बहन, मैं कहूंगा आपका बाप। नहीं, बहन कहना आप नहीं मानते हो ना, तो कौन है प्रियंका जी आपकी? प्रियंका जी आपकी कौन है? मुझे बता दीजिए। पत्नी कहूँ क्या पत्नी कहूँ? विकास जी, राज शर्मा जी, अरे बाप होगा आपका। आपको क्या सुनना पसंद है? क्या बहन कहना गुनाह है? क्या बहन कहना गुनाह है? आपकी नजर में बहन नहीं होना चाहिए। ये संस्कार है इनके, ये कांग्रेसी संस्कार दिखा रहे हैं। इनकी नजर में प्रियंका गांधी इनकी बहन नहीं है, इनकी नजर में प्रियंका गांधी इनकी बहन नहीं है। अच्छा, मैं नहीं हो सकते हैं, बहन कई हो सकती है। मेरी बहन स्नेहा जी भी है, मेरी बहन स्नेहा जी भी मेरी बहन है, मेरी बहन है स्नेहा जी, मेरी बहन है। आप कहिए प्रियंका जी आप इंसान लग रहे हो, गलत पार्टी में हो, अपना भविष्य सुधारो। विकास जी देखिए, बातों में राज जी ने आपको ऑफर भी दे दिया कि आप गलत पार्टी में हैं। मुझे लगता है गलत पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में जवाब दे चुके हैं। जब मैं अच्छा आदमी हूं तो मेरी पार्टी भी बहुत अच्छी है। और ये मान लीजिए कांग्रेस जैसी पार्टियों के तो लोगों को 1000 जन्म में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलने वाली है। 1000 जन्म भी ले लें। क्यों? क्योंकि ये तो रामद्रोही है भाई। आज जब राम मंदिर बनने लगा है तो पूरी कांग्रेस राम राम जप रही है। और इससे पहले राम काल्पनिक थे, इससे पहले राम पूरी कांग्रेस के लिए काल्पनिक थे। कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस विषय के ऊपर कभी मुंह नहीं खोलता था, कभी मुंह नहीं खोलता था। अरे श्रीमान जी, आप सत्ता भोगी लोग हैं, आप सत्ता भोगी लोग, और जनता जानती है आप भोग विलासिता में जीने वाले लोग हैं। आप सुन लीजिए राज जी, सुन लीजिए स्नेहा जी, इनसे कहिए सुने। एक मंत्र मैं बोलूंगा। 24 का चुनाव में राज जी और विकास जी राम मंदिर पे ही वोट मांगना है क्या? दोनों पार्टियों से सवाल है। राज जी पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद विकास जी जवाब दें। बड़ी देर से जब से चर्चा शुरू हुई तब से आप लोग राम मंदिर पे कर रहे हैं चर्चा। चलिए राज जी जल्दी से जवाब दीजिए। ये तो पता कौन सी पार्टी है? हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। हाँ,
मैं कह रहा हूँ, मैं दे रहा जी। हूँ, मुंह में राम बगल में ईंटे, मिल गए राम तो इनको पीटे। ये तो वो है हमारी पार्टी। अरे वो क्या है, वो उनसे पूछ लेंगे, आप बताइए। हाँ मैं बोल रहा हूँ स्नेहा जी, ये थोड़ा सा ना, ये जो मत वाले हैं ये डुग्गू जादू कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर करवा देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ हमारी पार्टी ने कभी भी धर्म के नाम पे देश को नहीं बांटा जी, जाति के नाम पे देश को नहीं बांटा। मेरे लिए ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कायस्थ हो, ठाकुर हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, फारसी हो, सब जाते एक जैसी है। जात पहले ये तो ये है बात, पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा, अब हिंदुओं में क्या पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित अति दलित, ब्राह्मण अति गरीब ब्राह्मण। यूपी में मुसलमान और हिंदू। मतलब आप लोग इस पे वोट नहीं मांगेंगे ना, सीधा सीधा जवाब दीजिए राज जी। हम मांगेंगे देश की उन्नति के लिए, नौनिहाल के भविष्य के ठीक है, लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वोट मांगेंगे। ठीक है। विकास पांडे जी, जी, अभी लगातार शुरू से राम मंदिर के हम अनुयायी हैं, राम मंदिर के विरोधी आप हैं, यही पूरी डिबेट में चला है। डिबेट आप लोग भी सुनिएगा, मैं भी देख रही हूँ, पूरी डिबेट को आप लोगों ने डिरेल करके रख दिया। विकास जी, क्या 2024 में राम मंदिर पे और राम मंदिर के नाम पे ही वोट मांगेंगे क्या आप लोग? जैसा भी राज जी कह रहे हैं कि आप लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे ही करते हैं राजनीति। जी जी, देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं जी कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम हमारे आराध्य हैं और हमारे हृदय में बचे हैं। हमें कोई हमारे यहाँ जब नामांकन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम प्रभु का आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे लिए वही सबसे आराध्य है हमारे, और उनके बगैर हम ये मानते हैं कि पत्थर भी नहीं सिर सकते, और उनका नाम लिख देने मात्र से पत्थर तैर जाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि उनके बगैर किसी की नैया पार नहीं हो सकती। कांग्रेस की अलबत्ता हो सकती है। अभी एक बात समझ लीजिए, आप जातिगत कह रहे थे, धर्म और जाति के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी की बगुला भगत की नीति यही स्पष्ट हो जाती है। पूरे देश में घूम घूम करके आपके ही युवराज आज जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। इस देश को नए विभाजन में झोंकने का काम कांग्रेस पार्टी के युवराज कर रहे हैं, और यहाँ अब कर गए, डर गए। इसने आज एक फिर देखिए, मैं नहीं बोला था इनके बीच में। दूसरी चीज, इस देश में प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो वो क्या देश को बांटने की राजनीति नहीं होती? बोलो आपको बहन कहलाने में शर्म आती है। आपके लिए प्रियंका गांधी बहन नहीं होंगी, लेकिन हमारे लिए तो वो भी ठीक है। विकास जी जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट दीजिए। राज शर्मा जी, विकास जी जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए स्नेहा जी, मैं फिर कहूंगा आपको कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के में एक बुनियादी फर्क है। हम किसी भी मुद्दे पर राजनीति करने से पहले उस पर अपना स्टंट क्लियर करते हैं। कांग्रेस भटकी हुई पार्टी है, नीति, नियत और नेतृत्व तीनों से विमुख पार्टी है। ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई नियत है, और ना इनके पास नेतृत्व ही ऐसा है जिस पर जनता विश्वास कर सके। और भारतीय जनता पार्टी तीनों से आज ओतप्रोत पार्टी है। हमारे पास विचार है, हमारे पास आधार है, और हमारे पास जनता है, और जनता के भरोसे हम आने वाले 2024 के चुनाव में भी पुनः बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। चिंता कांग्रेस करे जिसने इस देश पर 60 साल शासन किया। इस देश में 90% से ज्यादा लोकसभा सीटें हुआ करती थी और 90% से ज्यादा राज्यों में शासन हुआ करता था। आज वो पार्टी एक एक सीट के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी नियत में खोट रहा है, उसकी नीति में खोट रहा है। अब जनता उस पर पुनः विश्वास करने वाली नहीं है। ये वो लोग हैं कि जब सरकार में नहीं होंगे तो दुनिया भर का ड्रामा और प्रोपोगंडा करेंगे, और जब सरकार में आएंगे तो फिर घोटालों का अमृत महोत्सव मनाएंगे। ये वो लोग सड़ने लगा है। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत